जेईई मेन 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करना चाहते हो लेकिन फिजिक्स में हम उतने स्ट्रांग नहीं है सर, फिजिक्स में बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर रखा है। आप किसी भी टाइप के कॉन्सेप्ट आपके उस समय आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, रिवीजन नहीं है। स्वागत है दोस्तों आप सबका इस सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज आप ही के लिए बनाई है। 30 डेज बेस्ट रिवीजन आपको करके देने वाले हैं फिजिक्स में जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, राइट। सो इस सीरीज के थ्रू आप अपने सारे कंसेप्ट वीक चैप्टर सब कुछ स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आप ये सीख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहां पे हम कवर अप करने वाले टॉप मोस्ट 15 चैप्टर्स, द मोस्ट सेलेक्टेड चैप्टर, जिन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जेईई मेन वाले, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो गाइज। ओके, तो ये सीरीज ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। आज हम जो चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर पे बच्चों हम पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप जानते हो, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन। ये सीरीज आपको बहुत बेस्ट बना देगी बच्चों फिजिक्स में, आप फ्रेशर स्टूडेंट हो या फिर आप रिपीटर स्टूडेंट हो, राइट। सो हियर वी गो, दिस इज द चैप्टर टुडे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसकी फर्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। मतलब पहला जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इसके न्यूमेरिकल है, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उनके डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। उन्हीं के थ्रू हम कंसेप्ट को भी अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और भाई अपनी प्रैक्टिस बहुत अमेजिंग करके जाएंगे। और विद इन 30 डेज यू विल फील कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके पास होगा, और हर तरीके के जो कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हो या अच्छे प्रैक्टिस में नहीं है, वो सब प्रैक्टिस हो चुके होंगे। डन। स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर गाइस। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसका कॉन्सेप्ट भी देखना है क्या है, और फिर उस पर डिपेंड अगर न्यूमेरिकल आए तो आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट जो भी अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट होता है, जनवरी को हम कोशिश करते हैं कि भाई ये सीरीज का मेन मोटो ये है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर कर सको, जिसे अप्रैल के लिए आप और भी बूस्टअप कर सको, लेकिन जनवरी में अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो, एटलीस्ट एनआईटी कैन क्वालिफाइड फॉर आईआईटी एडवांस, राइट। सो लेट्स सी। सो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एंड द स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर। देखो तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा गाइज। समथिंग कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है कि एक स्ट्रिंग इधर है, एक स्ट्रिंग इधर है, यहाँ पे स्पेरिकल आइडेंटिकल जो चार्ज स्फीयर है वो यहाँ पे अटैच किए गए हैं स्ट्रिंग के साथ, और ये दो स्ट्रिंग है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, एंड दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, ठीक है। आइडेंटिकल है दोनों पे चार्ज, हम Q1 Q2 मान सकते हैं, यानी सेम चार्ज ही आप मान के चलेंगे, ठीक है। तो मैंने Q1 Q2 लिख दिया, बट है वो सेम ही चार्ज, Q मान लेना आप। इक्वल लेंथ है दोनों स्ट्रिंग की। ओके, व्हेन दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन सेम। वो बोल रहा है अगर इस सिस्टम को आप, एक कंडीशन तो बन गई, दूसरी कंडीशन में अगर इसको वाटर में डिप कर दो आप, इस सिस्टम को, तो वाटर एक तरीके का मीडियम है गाइस, ओके, और ये चार्ज पार्टिकल इन पे फोर्स लग रहा होगा तो फोर्स अफेक्ट तो करेगा उसको, राइट। सो इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर, ये दोनों स्फीयर की जो डेंसिटी है सिग्मा मान लेता हूं, वो आपको गिवन है, दैट इज 1.5 ग्राम पर सीसी, और ये जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी दे रखी है हम उसको रो मान लेते हैं 1 ग्राम पर सीसी, ऑब्वियसली ये आपको गिवन है। सो आपसे पूछा गया है What is that? The dielectric constant of water. भाई ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे आपसे वाटर का, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो अगर एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाओगे तो ऑब्वियसली जब ये वाटर में नहीं था, ये दोनों एक दूसरे फोर्स लगा रहे होंगे, रिपल्सिव, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर जा रहा होगा, इस पे इधर को लग रहा होगा, किसी एक स्फीयर की आप स्टडी करोगे, इसमें फोर्स इधर लग रहा है, इसमें टेंशन जाएगा T, उसको आप कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये एंगल निकालने के बाद, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ये, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तब जाके कहीं आएगा। फिर सेकंड कंडीशन आप वाटर में डिप करके बनाओगे तो वाटर की वजह से भी थ्रस्ट लगेगा, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी फास्ट, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन एक्चुअली। तो गाइज यहाँ पे आप डायरेक्ट वी फंडा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसको मैंने अपनी बुक में भी लिखा था कि अगर इस पे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हो, दैट इज द वेरी फास्ट अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वरना यार एग्जाम में इतना समय थोड़ा ही होता है बॉस कि हम उसको सॉल्व करते रहेंगे, हालांकि हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो पता भी है, राइट। तो हम क्या करेंगे गाइस, बढ़िया तरीका देखो कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ये वाली सिचुएशन आप अंडरस्टैंड कर लो, एक दो स्ट्रिंग है, उन पे दो स्फीयर अटैच किए गए, चार्ज्ड है, और इनिशियल उनके बीच का एंगल थीटा है, फिर इस पूरे सिस्टम को एक किसी वाटर में डिप कर दिया गया, उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाए, तो जो स्फीयर होंगे ना उनकी डेंसिटी लो, डिवाइड में स्फीयर की डेंसिटी से वाटर की डेंसिटी को डिवाइड कर दो, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली ये रिजल्ट आता है। तो यू जस्ट रिमेंबर दिस वेरी डायरेक्टली गाइस, बस पुट कर दो, हो गया। मतलब जो अगर कभी भूल जाओ तो ये ज्यादा वाली डेंसिटी डिवाइड में ज्यादा वाली डेंसिटी माइनस ये कम वाली डेंसिटी, अंडरस्टूड। ये उस बॉडी की डेंसिटी होगी, ये वाटर की डेंसिटी होगी, बस हो जाएगा गाइस। सो दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज 1.5 माइनस 1.5, दिस इज 0.5, और आई थिंक ये 3 आ रहा है,
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है यहाँ पे 3 आ रहा है। हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, राइट, एंड दिस इज वे। तो गाइस देखो यहाँ पे आपको कंसेप्ट भी समझना है कि कंसेप्ट है क्या, वो मैंने बता दिया कि इस तरीके से आपने इसको करना है। जैसे लेट्स सी, इसको मैं अगर हाफ डिवाइड भी करूंगा तो ये एंगल अगर θ/2 बनेगा, 90 है तो 90 माइनस θ/2 बन जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करोगे तो टी कंपोनेंट एक यहाँ बन जाएगा, अगर ये एंगल बनोगे तो इधर cos थीटा वाला आएगा और टी sin थीटा वाला आएगा, जो भी आएगा मतलब जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, राइट, उसको हम इक्वेट करेंगे और उस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। फिर यहाँ अपथ्रस्ट वाला केस भी यूज हो जाएगा, यानी जो अपरेंट उसमें चेंज आएगा, राइट। तो अगर आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो ऑब्वियसली समय तो लगेगा ना, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन में ना इस पे फोकस करो, बस दिस इज मेन थिंग, इस पे फोकस करो तो आपका क्वेश्चन 100% होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बने रहना बॉस, क्योंकि बहुत अमेजिंगली इस पर्टिकुलर लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट में कवर करने वाला हूं। और अच्छी बात यह है कि हम न्यूमेरिकल साथ साथ में करने वाले हैं, जिससे मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके जब हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन तो चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट भी सीखना है, कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करना है, एंड दैट इज आवर मेन मोटो। तो उसने बोला C1 C2 आर 2 होलो कॉन्सेंट्रिक क्यूब्स। देखो भाई, एक बड़े वाले क्यूब के अंदर एक छोटे वाला क्यूब रख दिया गया है और वो सिचुएशन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट में रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को आप उड़ा डालेंगे बॉस। ठीक है, एक क्यूब इसके अंदर रख दिया गया है छोटे वाला। सो हाउ इट इज समथिंग कि ऐसे ऐसे रखा है क्यूब और दिस इज समथिंग, राइट। ये आपका क्यूब यहाँ पे आपका रखा गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है जनाब, एक बड़ा क्यूब है, एक छोटा क्यूब है, और छोटे वाले क्यूब के अंदर जो चार्ज है वो 2q है, कुछ भी जो इसमें है, और जो बड़े वाला उसके अंदर 3q चार्ज रखा गया है। ठीक है, ये समझ लो बस आप फिलहाल के लिए। सो बोथ चार्ज आर इनक्लोज्ड बाय द क्यूब्स, राइट, उनके अंदर रखे गए। आप समझ गए होंगे, आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे आ रहे होंगे। सो द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द C1 एंड C2, जो आउटर क्यूब है इसको C1 माना है, जो इसको माना है इसको C2 माना है। बताओ इनसे पास होने वाला फ्लक्स का रेशियो क्या होगा बॉस? लेट्स सी, जो आउटर है उससे जो फ्लक्स पास होगा φ1 होगा, राइट, और जो इनर वाला उससे जो फ्लक्स पास होगा वो φ2 होगा। देखो भाई, आपने पढ़ी होगी गॉस थ्योरम, गॉस लॉ आप क्या पढ़ते थे, जो फ्लक्स होता है ड्यू टू एनी चार्ज विच इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो हम लिखते थे चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको याद है? यस। जब बच्चों किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो या कोई चार्ज है उसको हमें क्लोज करना पड़े, तो जब चार्ज गिवन होता है ना तब आप ये रिलेशन यूज करते हैं। चलो भाई रिवाइज हो गया। तो सर हमें ना कौन सा चार्ज लेना है? हमें बच्चों वो चार्ज लेना होता है जो किसी सरफेस से कंप्लीटली क्लोज्ड है, राइट। सो वी हैव टू टेक दैट सिमेट्रिकल, राइट। लेकिन सर अगर चार्ज ही ना गिवन और फिर फ्लक्स निकालना पड़े, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का गिवन होगा, तब हम यूज करते हैं E.A, है ना, क्योंकि हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो E A cos थीटा होता है बॉस, तब आप ये वाला यूज करोगे तो उसका भी यूज होगा। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और ये हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट होता है। यस, अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। C1 एंड C2 2 होलो कॉन्सेंट्रिक क्यूब्स, Q 2Q, नो अंदर वाले को C1 माना है यार, इस वाले को C1 माना है जिसमें 2Q है, और बाहर वाले को C2 माना है। ठीक है, ये आप मान लेंगे। तो इसका फ्लक्स हम φ2 मानेंगे और इसका जो अंदर वाला है उसको φ1 नाम दे देंगे। तो हमें पता है जो φ1 है वो उसको निकाल लेते हैं। φ1 का मतलब ये जो छोटे वाला है उसके अंदर कितना चार्ज है? केवल 2q, तो इसी की वजह से फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। आप समझना, जो लाइन्स आ रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इसी की वजह से बाहर को आ रही होंगी। तो ये तो केवल 2, देखो जो फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, वो बोलता है कि जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। बस यहाँ पे पुट करो, सो दैट इज 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड निकालना है। आप देखो जो सेकंड वाला बड़े वाले के अंदर रखा है 3q चार्ज, उसका तो फ्लक्स बाहर निकलेगा ही निकलेगा, बट जो कि उसके भी अंदर एक छोटा क्यूब रखा है उसके चार्ज का फ्लक्स भी तो इसी से पास होके बाहर आएगा भाई। तो टोटल चार्ज कितना है बड़े वाले के अंदर? ये भी और ये भी, यानी 5q बाई एप्सिलॉन नॉट। बस सिंपल, जस्ट डिवाइड देम। आपने डिवाइड करना है तो 2/5 आ रहा है, आप चेक कर लेंगे। q बाई एप्सिलॉन नॉट तो दोस्तों कैंसिल ही हो रहा है, दैट इज 2/5। तो सिंपल, बस जस्ट समझना है, डरने का नहीं बॉस, ठीक है। और कंसेप्ट ये रहा, एंड दिस इज द वे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो दिस इज द फॉर्मूला, ये भी आपने याद रखना है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3 गाइज। आप ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे ना, इसको समझेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको सीखना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना आपको सीखना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से शिद्दत के साथ क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, उसका डेटा नोट कर लिया जाए, उसका डायग्राम बना लिया जाए, तो मजा आएगा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने के चांस बन जाते हैं। सपोज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल प्रोवाइड्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस नॉर्मली, मतलब एक वॉल है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सपोज करो एक वॉल है ये,
है ना, ये हम मान लेते हैं, और इस पे चार्ज है ऐसे, दिस इज द चार्ज गिवन टू द वॉल एंड दिस इज द वॉल। और चूंकि इस पे चार्ज है तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इधर जा ही रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी जो इससे बाहर निकल रही होंगी, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर निकलती है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टूड? यस सर। अब उसने बोला है कि अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 2 ग्राम मास बीइंग सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ओके, रिमेन्स स्टेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। यानी इस वॉल के साथ एक थ्रेड यूज किया गया है, यू नो, सिल्क का, और वो इससे दूर रहता है, और उस पर एक चार्ज, उस पर एक मास लटकाया गया है 2 ग्राम का। और ये कितनी दूर है इस वॉल से, ये बोला है उसने, ये है आपका आई थिंक 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है इस सिल्क थ्रेड की, उसको लेंथ जो है वो दैट इज 20 सेंटीमीटर, और इसका जो मास है दैट इज 2 ग्राम। यानी हम मास लिख देता हूं मैं इधर, दैट इज 2 ग्राम, यू कैन राइट 2 × 10⁻³ kg। अंडरस्टूड? बस ऐसे समझना है, ठीक है सर। देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी, बताओ इस पार्टिकल पे कितना, और उसने बोला इट रिमेन स्टेड, राइट। मतलब ये जो मास है जिस पे कुछ चार्ज होगा, लेट्स से इस पे चार्ज Q है, लेट्स से मैंने मान लिया Q चार्ज है, ठीक है, हम मान लेते हैं इस पे Q चार्ज है ना, चार्ज है ये पार्टिकल जो भी होगा जिसका मास इतना है, और ये दीवार से यहीं पे रुका रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम है, मतलब इस पे जो भी फोर्स लगे रहे होंगे उसको हम बैलेंस कर देंगे बॉस, राइट। तो सबसे पहले देखो उसका जो वेट है वो डाउन काम करेगा, यानी mg। फिर ये एक थ्रेड है, इसमें टेंशन होगा ऑब्वियसली T, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगल है नहीं, कुछ नहीं बोला है, तो हम इसको थीटा मान लेंगे, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है जनाब। अगर ये एंगल थीटा है तो ये T है, तो आपको पता है दिस इज द सिचुएशन। अगर मैं इससे यहाँ पास करा दूं तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पे लेट्स सी पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे एक फोर्स लगेगा इधर को, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, QE लिख सकते हैं ना गाइस, दैट इज QE। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दे रखा है आपको कि इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ना, तो फिर क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर ही लेंगे ना बॉस। यस सर। फिर इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी कुछ चाहिए, तो T का एक कंपोनेंट इधर आएगा। अगर ये देखो इसमें वैल्यूज दे रखी है गाइस, दैट इज समथिंग, नो 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 नो, ओके नो प्रॉब्लम। तो लेट्स सी ये जो एंगल है ना यहाँ पे, इसको आप ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक है, ये अगर 90 है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 - थीटा। अंडरस्टूड बॉस? तो हम यहाँ पे इसके अपोजिट एक कंपोनेंट बनाएंगे। देखो T इसके साथ एंगल बनाना, तो इधर आएगा T cos थीटा और इधर जाएगा T sin ऑफ थीटा, ऑब्वियसली आएगा। अब आप अगर देखेंगे T sin थीटा, सॉरी ये 90 - थीटा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये T cos 90 - थीटा आएगा और इधर 90 - थीटा साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, यानी हम T sin 90 - थीटा जब लिखेंगे तो mg आएगा, और इधर आप T cos 90 - थीटा जब लिखेंगे वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, इस फोर्स को, यानी QE को। तो दोस्तों ये sin 90 - थीटा दैट इज cos थीटा बन जाएगा। अगर इसको डिवाइड कर दो पहले, तो ये T तो कैंसिल हो गया, ये sin 90 - थीटा है तो ऑब्वियसली cos थीटा बनेगा, ये cos आपका sin थीटा बन जाएगा, और यहाँ बचेगा mg/QE। नाउ सी, हमें Q चाहिए गाइस। अब आप बोलोगे सर थीटा तो पता ही नहीं है, तो पहले Q देख लो। तो ये बन गया एक तरीके से आपका, इसको रिवर्स अगर आप कर दो तो tan थीटा बन जाएगा, और ऊपर से आ जाएगा QE और नीचे आ जाएगा mg, तो यहाँ से Q आ जाएगा गाइस mg × tan थीटा और बाई E गिवन है, मास पता है, G पता है, व्हाट इज थीटा, थीटा आप निकाल लो, देखो यहाँ से अगर निकाल सकते हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप देख लो यहाँ पे, तो इसको थीटा मान के चलो, तो हम यहाँ साइन थीटा निकालेंगे। थीटा के सामने परपेंडिकुलर दैट इज 10 और 90 ये वाला हाइपोटेनस दैट इज 20, तो देख सकते हो यहाँ पे थीटा आ जाएगा 30, क्योंकि ये कैंसिल, तो 1/2 साइन 1/2 दैट इज 30 डिग्री पे जाएगा, और 30 डिग्री यहाँ पुट कर देना गाइस, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो दो ये करना आना चाहिए आपको, है ना। आगे भी अगर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, अदरवाइज मैं फॉर्मूला आपको बता सकता था यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो दिस इज द स्टैंडर्ड सिचुएशन गाइज। उसने बोला है कि यहाँ पे जो चार्ज आएगा ना, 1/√x माइक्रोकुलम में होगा, 1/√x माइक्रोकुलम में होगा। तो बताओ x कितना है, तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, पूरा सॉल्व करके, दैट इज 3। ये आपने करना है कि भाई x की वैल्यू जो भी आएगी दैट इज 3। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मेरे से कहीं इधर उधर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, बट फिर भी स्टिल दिस इज करेक्ट, आई थिंक, राइट गाइज। यस, तो हम इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट इज समथिंग, इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है बॉस। यस सर। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं डिफरेंट क्या है उसमें। देखो इसमें एक तरीका ये समझ ले कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई ऐसे सॉल्व करके आ जाऊंगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा,
यस ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है उसने, इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, है ना। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पी वाई क्यू के कोऑर्डिनेट भी ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तो लेट्स सी एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे ऑरिजिन होगा, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और यहाँ पे एक चार्ज है और चार्ज कितना रखा हुआ है 10⁻⁻�6 माइक्रो कूलम में ऑरिजिन पे, ठीक है। अब क्या किया उसने, एंड मिरर ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 पॉइंट है पी एंड क्यू है, सिचुएटेड एट दिस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। भाई पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं √3 मान लिया एक पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट है √3, एक पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे गाइस √6, 0। मतलब अगर इसके कोऑर्डिनेट देखो तो एक्स और वाई सेम है, मतलब मान लिया एक्स यहाँ पे है वाई पे है, तो एक पॉइंट तो यहाँ होगा कहीं, दिस इज पी, तो उसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं √3, इतना तो हम बना ही लेंगे ना बॉस। दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको √6, 0 यानी वाई 0 है, एक्स पे ही होगा कहीं यहाँ होगा, तो √6 मान लो आप, 0, ठीक है, सिंपल। तो दिस इज योर क्यू पॉइंट। अब वो आपसे पूछने क्या चाह रहा है, ध्यान से देखेंगे। वो पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। देखो छोटे से क्वेश्चन को कितने स्मार्टली उसने डिजाइन कर दिया, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको निकाल लेंगे और क्यू पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा बॉस उसको निकाल लेंगे। किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से जो ओरिजिन पे रखा है, क्योंकि चार्ज, और ये चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज मानेंगे। याद करो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता था k/r, तो हमें k तो पता है, चार्ज पता है और डिस्टेंस देखनी है बस। इस पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, लेट्स सी r1, और ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, लेट्स सी कितनी, r2, सिंपल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे r1 कैसे निकालोगे, ठीक है, हमें तो r1 चाहिए, तो भाई इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे, ये x है ये y है, और r1 निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, √x² + y², ऑब्वियसली √x कितना है √3, इसका क्या करो स्क्वायर, ये भी है √3, इसका भी क्या करो स्क्वायर, तो अंडर रूट में क्या जाएगा 3 + 3 और ये आ जाएगा 6, √6 आ गया, ठीक है बॉस। और अगर आप R2 निकालोगे तो R2 पे तो x एक्सिस पे ही है, तो उसकी डिस्टेंस तो वही रहेगी, दैट इज √6। ये तो सेम हो गया बॉस, चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप Vp - Vq निकालोगे तो आप लिखोगे KQ, ये चार्ज तो सेम है सबके लिए, डिस्टेंस कितनी है R1 माइनस डिफरेंस निकालना है, तो ये चार्ज भी कितना है, ये चार्ज भी इसी वजह से निकाल रहे हो, डिस्टेंस कितनी है R2, हमने निकाला R1 और R2 तो सेम आ रहे हैं √6, तो जब यहाँ पे आप लिखोगे √6, यहाँ पे भी लिखोगे √6, सब कुछ सेम है, तो कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 0। अमेजिंग मैन, ठीक है। तो कंसेप्ट को ध्यान दे रहा है, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला KQ/R। बट ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपने स्मार्टली अपने दम पे सॉल्व कर लेना है बॉस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे क्या है इसकी कहानी, मेरी जुबानी, ठीक है। तो डरने का नहीं, पहली बात तो डर वर तो छोड़ ही दो कि भाई क्वेश्चन आएंगे सर हम पता नहीं कैसे सॉल्व कर लेंगे। हालांकि मैं थोड़ा कंटिन्यू बोल रहा हूँ, आप लेकिन समझते जाना, सुनते रहना, नोट्स बहुत प्यार तरीके से बनाते रहना, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे, इवन लॉट ऑफ हेल्प करेंगे आपके एंट्रेंस में आपके क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए, है ना। और ये जो 30 डेज का जो आपका रिवीजन है, ये आपको पूरा समय बचा देगा। आप जो भी सेल्फ स्टडी अपनी कहीं भी जैसे भी कर रहे हो वो करते रहे, सीरीज को फॉलो करें, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप फॉलो कर ले इसको, और जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखते रहे, और जो मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे तो मजा आ जाएगा बॉस, राइट। चलो ओके गाइस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन में एक बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, यही तो कमाल है यार, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनसे सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक बना, इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे करोगे बॉस, टाइम लगता है उसमें, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू जब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखते हो तो मजा आता है, करना भी आता है और कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं। उसने बोला 2 चार्ज -4 माइक्रोकूलम + 4 माइक्रोकूलम है। पहला चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है +4 माइक्रोकूलम, मतलब ये दोनों मिलके एक डायपोल बना रहे ऑब्वियसली, और डायपोल माइनस से प्लस की तरफ उसका मूवमेंट होता है, तो दैट इज द P वेक्टर, राइट। एट द पॉइंट दिस एंड दिस, अच्छा, एंड लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, तो इनके ना पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, भाई मेरे को नहीं पता, मैंने इसको रैंडम देखा, मैंने कोऑर्डिनेट दे तो मैं लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है, 104 ये इसके कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -1, 5, ये इसका कोऑर्डिनेट है, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, किस किस पॉइंट पे वो चार्ज रखे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी आपको दे रखा है, दैट इज 0.2 I कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर है, बट तो हम पर मीटर निकाल लेंगे इसको, पर मीटर, तो 0.2 I कैप तो ठीक है, वोल्ट भी ठीक है, सेंटीमीटर -2 लिख सकते हो आप, ठीक है, मीटर में बनने के लिए, तो ये पर मीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। ये माइनस का ऊपर जाके प्लस का 100 हो जाएगा,
तो ये 0 यानी 20 आई का वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, ये जरूर याद रखना क्योंकि ये गलती होती है, इसलिए क्वेश्चन दिया भी गया है कि ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं यूनिट की, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो यार देखो, ये अगर ये एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, तो टॉर्क आप सबको पता है भाई क्या होता था, पी ई साइन ऑफ थीटा। चूंकि यहाँ थीटा नहीं दिया है ना, तो हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, तो क्या होता है पी क्रॉस ई। आप बोलोगे सर डाइपोल मोमेंट भी तो दिया, तो नो प्रॉब्लम, ये तो कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे तो आगे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। कैसे सर? क्योंकि जो पी होता है आपको पता है वो चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस होता है ऑब्वियसली। और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में है, तो हम ये जो पॉइंट्स है ना, ये ए पे रखा है, ये बी पे, इसके कोऑर्डिनेट है, उसका भी एक वेक्टर होगा, इसके कोऑर्डिनेट है, उसका भी एक वेक्टर होगा, उनके बीच का डिफरेंस इनके बीच का डिस्टेंस होगा, और दैट डिस्टेंस इज दिस, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये तो उसका फॉर्मूला ही होता था ऑब्वियसली। तो हम क्या करने वाले हैं बॉस, पहले पी वेक्टर निकाल लेते हैं। चार्ज कितना दे रखा है, कोई एक ले लो, 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू एल वेक्टर कैसे निकालोगे, दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन, यानी R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर है, तो ऐसे ही निकलेगा ना बॉस। तो सर पी वेक्टर कितना आएगा हमारा, 4 इंटू 10⁻⁶ ले लो इंटू R2, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो पहला है वो x का, y का, z का, 2 माइनस 1 दैट इज 1, आई कैप, दिस माइनस 0 माइनस j कैप, दिस माइनस दिस और प्लस k कैप। ये आ गया कि नहीं? यस। पी वेक्टर है, ई वेक्टर पहले से पता है, तो टॉर्क निकल जाएगा बॉस। तो दिस इज 4 इंटू 10⁻⁶ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 आई कैप से, ये देखो वेक्टर में। सिंपल गाइज, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 20 जो है वो आई के साथ जब मल्टीप्लाई होगा वो तो 0 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके मेरे को बता देना। और उसने दे रखा है 8 इंटू रूट में अल्फा, जब आप सॉल्व करोगे तो 2 ही आएगा यहाँ पे, है ना। जो भी आंसर आएगा वो आएगा 8√2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, ये आएगा। तो उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 2 की जगह अल्फा लिखा है, तो हमारा अल्फा कितना है, 2 आना चाहिए। सॉल्व कर लेना बॉस, ये तो मल्टीप्लिकेशन इजी यार, मैथ वाले स्टूडेंट है यार, उड़ा डालेंगे, ठीक है। चलो कम ऑन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए धीरे धीरे धीरे, यू नो मजा आएगा आपको। देखो हर वैरायटी यहाँ पे कवर होगी, डोंट वरी गाइस, मतलब हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो यू विल फील लाइक कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, मैं रिवाइज भी कर लूंगा और इस कैटेगरी क्वेश्चन आए तो मैं सॉल्व कर दूंगा। यस देखो भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। अब उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं किसी स्फीयर के लिए, अगर मैं याद दिला दूं उसका कंसेप्ट, तो कंसेप्ट ये, अगर कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस आ रहा है उस पर चार्ज दे दिया जाए, तो आपको पता है जब हम किसी भी स्फीयर के ऊपर चार्ज देते हैं, अगर वो कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाता है, राइट। होलो है तो ऑब्वियसली आउटर सरफेस पे रहेगा, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो उसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है, बट ये कंडक्टिंग है, मैं कंडक्टिंग की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस से लेके अंदर तक के किसी भी पॉइंट पे, सेंटर से लेके इनसाइड, हर जगह सेम रहता है। यानी जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही इनसाइड पॉइंट पे है, वही उसके सेंटर पे है। के क्यू उसके चार्ज पर डिपेंड करेगा और उसकी रेडियस पर डिपेंड करेगा, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन अगर पॉइंट आप इसके आउटसाइड ले जाओ, यानी जब उसकी डिस्टेंस उसकी ग्रेटर देन रेडियस हो जाए, तो आउटसाइड का पॉइंट है, आउटसाइड के पॉइंट पे के क्यू, बस डिस्टेंस आर लेनी है विच इज ग्रेटर देन आर। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द कंसेप्ट, राइट। ये कंसेप्ट है, तो उस पर डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से बना दिया उसने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस की अगर वो बात करेगा तो याद करो किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज है वो स्फेरिकल मानते हैं, यानी इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल मानते हैं हम, राइट। और अगर स्फेरिकल मानते हैं दोस्तों तो ये एक स्फीयर की तरह ही काम करेगा। और उसने बोला इस न्यूक्लियस का जो जेड है वो 50 है बॉस, है ना, एटॉमिक नंबर। और रेडियस जो है इसकी वो भी दे रखी है, दैट इज 9 इंटू 10⁻13 एंड दैट इज सेंटीमीटर। अगेन यूनिट पे ध्यान देना, मीटर में बदलने का बॉस, ठीक है। सो बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइज मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी अगर ये न्यूक्लियस स्फेरिकल है और उस पर चार्ज दिया है तो वो आउटर सरफेस पे ही जाएगा, और चार्ज अगर आउटर सरफेस पे जाएगा, ठीक है ना बॉस, तो उसको निकालेंगे कैसे, मतलब उसका पोटेंशियल, तो हम लिखेंगे V इक्वल टू के क्यू बाय आर। के हमें पता है 9 इंटू 10⁹। चार्ज कैसे निकालोगे, हमें पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का चार्ज लेना पड़ेगा, एक का नहीं सबका, कितना, जेड, यानी 50 इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 होता है गाइज। और डिवाइड में रेडियस आपको दे रखी है 9 इंटू 10⁻13। और ये सेंटीमीटर को मीटर में जरूर बदल लेना क्योंकि यहाँ पे भी गलती हो सकती है। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये लगभग आएगा 8 इंटू 10, लगभग क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 6 वोल्ट। दिस इज समथिंग
ये तो आप कर लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बॉस, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी गाइस। और इस टाइप का देखो छोटे छोटे लेकिन प्यारे क्वेश्चन है, थोड़े स्मार्टली उसने डिजाइन कर लिए हैं कि आपको न्यूक्लियस है भाई, उसका स्पेरिकल शेप होता है तो आपको समझना पड़ेगा, उस पर चार्ज देंगे तो आउटर सरफेस पे आएगा। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो आपने एक्चुअली में पढ़ा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा हम फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं ना बॉस, राइट। क्वेश्चन तो चलो हम कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अमेजिंग। वैसे ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट फिर भी थोड़ा सा डिजाइन इस तरह की किया कि तो आपको फील तो आने वाला है बॉस, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं? यस, बस करते रहना गाइस। और कोई भी दिक्कत होती है कहीं पे बिल्डिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट या अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके फ्रिक्वेंटली। आपका काम है, या आपने बताना ही चाहिए, है ना। अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो राइट, बिल्कुल बेशरम बनो कि पूछ लेते हैं यार सर से, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे। और ये जरूर करना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, है ना। नॉलेज को शेयर करने से वो चीजें आगे बढ़ती है और आपको अच्छी चीजें आएंगी, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, हियर वी गो। एंड बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम अगेन एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। एक्चुअली क्वेश्चन ये जो गिवन है ना, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिगार्डिंग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का तरीका, या तो आप यूज करेंगे ई ए cos थीटा, कब करेंगे जब ई वेक्टर गिवन होगा विद दिस एरिया वेक्टर। लेकिन अगर ई वेक्टर नहीं दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा है गाइस, तो आप यूज करने वाले क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई चार्ज किसी सरफेस से क्लोज्ड है, बस सिंपल, राइट। तो ये दो कंसेप्ट आपने बस यहाँ पे याद रख लेने हैं क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू चार्ज 5q एंड -q आर सिचुएटेड एट ए पॉइंट दिस respectively, and the electric flux through a sphere of radius 4r having the center at the origin is। उसने बोला यार दो चार्ज हैं और वो एक किसी पॉइंट पर रखे हैं, मतलब पहला कोऑर्डिनेट तो है, दूसरा जीरो है, मतलब एक्स एक्सिस ही होगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो लेट्स सी ये ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने मान लिया 0,0 है। तो पहला जो चार्ज है ना 5q, वो रखा है 3a 0 पर। और लेट्स सी मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली है 3a, तो ये 3a, 0 है, और यहाँ 5q चार्ज रखा है। यस, दैट इज 5q, अंडरस्टूड। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एंड अनदर चार्ज दैट इज -2q, वो रखा है -5a, 0, -5 यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो लेट्स सी यहाँ पे कहीं है, तो दिस इज -5a, 0, और यहाँ रखा है -2q, ठीक है। ये जैसे उसने बोला हम कर लेते हैं, देखो तरीका समझो आप कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस 4a है। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 है, ये 5 है, तो 4 कहीं यहां मान लो और इससे भी कहीं यहां मान लो। तो इतनी रेडियस का, यानी इधर भी 4a और इधर भी 4a, इतनी रेडियस का एक स्फीयर बना दो इसको टच करते हुए। तो ऐसा कुछ दिखेगा, थोड़ा मेरा स्फीयर ऐसा अजीब सा ना बन जाए, ठीक है। ऐसा कुछ, ये एक स्फीयर बना दिया आपने स्फीयर। तो जैसे उसने बोला वैसे करते जाओ, आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 मार्क्स मिल जाएंगे बॉस। अब अगर आप देखो इस स्फीयर के अंदर, अब देखो ये स्फीयर एक क्लोज सरफेस की तरह काम करेगा। अब देखो इन दोनों चार्ज में से कौन सा चार्ज इस स्फीयर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये कर रहा है यस, ये कर रहा है नहीं, तो इसका फ्लक्स नहीं बनेगा। यानी फ्लक्स ओनली डिपेंड अपॉन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मजा आ गया, बस हो गया आंसर। तो हम लिखेंगे 5q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड दिस स्फीयर जिसकी रेडियस 4a है, केवल ये चार्ज है, यानी 5q बाय एप्सिलॉन नॉट। बस यही आंसर है बॉस। फिनिश मैन, फिनिश, अंडरस्टूड, है ना अमेजिंग। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन से डरने का नहीं, उसको डराने का। कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, आप खुद भी करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज के, राइट। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो बेस्ट है, जिनसे आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने हैं, वो मैं खुद ही करके आपको दे रहा हूँ, यू डोंट वरी गाइस, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं सोच रहा हूँ मतलब उसको मैं करूँ ही ना, मैं आपको जस्ट लिख दूँ और आपको दे दूँ और आप सॉल्व करके उसको उड़ा डालेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली, राइट। सर ऐसा भी क्या है भाई, मतलब आप हमारे लिए छोड़ रहे हो और आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। चलो दिखाई देता हूँ उसकी शक्ल क्या है। देखो देखो, इसके थ्रू एक आइडिया लग जाता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना बॉस। ओके गाइस, सो लेट्स सी, आप खुद भी देख लो। उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैंने बोला ठीक है बॉस, क्या दे रखा है, 6i + 5j + 3k, इतना दे रखा है न्यूटन पर कूलम। यस यस यस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर दे रखा है 30i कैप मीटर स्क्वायर। तो इन लेंगे ना वाई जेड प्लेन, ओके, वाई जेड प्लेन। तो फाइंड द फ्लक्स, कितना फ्लक्स इस एरिया से पास हो रहा है। अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है, तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू दिस सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। तो यार मैंने बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया गिवन होगा तो हमें क्या यूज करना है बॉस, और वैसे वेक्टर में है तो E डॉट
ए यूज कर लेना। सिंपल क्वेश्चन, वाहियात, यानी जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट गाइस। तो अब तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे इन दोनों का तो आई डॉट में आई डॉट आई करेंगे, क्योंकि जे और के तो इसका जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये जाएगा 6 × 30 एंड दैट इज 180, इतना वेबर। यूनिट तो आपको पता ही है, ठीक है बॉस। दिस इज द वेबर इज द यूनिट, दैट इज 180, है ना। चलो मैंने करा भी दिया, लेकिन आपको बता भी दिया कि हाँ ये देख लो बॉस, सब कुछ वही चल रहा है जो हम रिवाइज कर रहे हैं, है ना। और ये करंट के क्वेश्चन है, सो यू डोंट वरी, घबराने का नहीं, डरने का नहीं, जो भी मिलेगा बेस्ट मिलेगा, और जो भी करोगे आप बेस्ट करोगे। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है उनसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और जब नेक्स्ट आप सेट सॉल्व करोगे तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो इजीली। ओके, तो चलो बच्चों जल्दी से मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जिससे उस पर न्यूमेरिकल आए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, हम इजीली सॉल्व कर सके। देखो यार, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, जब हम डायपोल की बात करते थे तो ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, लेकिन कुछ सालों से ना नीट में और जेईई मेंस में पोटेंशियल रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर अगर एक डायपोल है, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, व्हाटएवर द डिस्टेंस, लेट्स सी आर, और अगर इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट रख दो तो बताओ पोटेंशियल क्या होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या सर यहां के सेंटर से, डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस अवे, लेट्स सी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही लेता हूं जो तुम्हें पता है, दैट इज 12 आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट है किसी एंगल थीटा पे, अगर इसका डायपोल मोमेंट इधर है, देख लो ये, तो डायपोल मोमेंट उसके आर वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा है, तो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो यार अगर आप याद हो, लेकिन अगर इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे आप निकालोगे यहां पे, तो जब भी कभी डायपोल मोमेंट है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में निकालोगे तो पोटेंशियल जीरो होता है। उस केस में एक्सियल पे पोटेंशियल होगा, इस वाले जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, यस होगा। तो क्वेश्चन में बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए डिस्टेंस आर वेरीज एज। तो बताओ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डायपोल के अकॉर्डिंग वो आर पे कैसे डिपेंड करता है। तो बच्चों याद रखना, वी जो होता है पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, वो होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर गाइस, ठीक है जनाब, दिस इज के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर उसने एंगल के टर्म्स में दे रखा है और मैं ये जनरल फॉर्मूला मान लूं, और अगर मैं इसको एक्सियल मान लूं तो cos 0 वाला फॉर्मूला cos 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो पोटेंशियल होता है डायपोल का वो उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, लेकिन पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है, याद करो पॉइंट चार्ज, वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज, वो के क्यू बाई आर होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, बट सिंगल पावर या डबल पावर। ये याद रखना, धोखे में मत रहने का बॉस। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था बॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस के वो क्यूब पे डिपेंड करता है, ध्यान रखने का, गलती मत कर दियो बॉस। पोटेंशियल डायपोल का आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है सर। आगे अगर क्वेश्चन आया तो कर लेंगे हम, यस कर लोगे, अब तो बता दिया मैंने कंसेप्ट, राइट, ओके। तो चलो समझ में आ गया, यस सर, तो टिक कर लो। इस टाइप का देखो जस्ट जनरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, गलत हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। वेरी अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम यू कैन से। सो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ये, बाकी सारे क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट तरीके से बना दिए जाते हैं, राइट। उसने बोला पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास m मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ द लीनियर डेंसिटी लैम्डा। तो देखो उसमें सारे कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। एक लीनियर चार्ज है जो इन्फिनिटली लॉन्ग है, लेट्स ये लॉन्ग है, और इस पे चार्ज दे रखा है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इस पे चार्ज जो डेंसिटी है वो लैम्डा, याद आ गया होगा। और इसके आसपास के किसी भी पॉइंट पे आर डिस्टेंस अवे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, याद करो 2k लैम्डा बाई इसकी डिस्टेंस ये आर, ठीक है, यही तो होता था बॉस। यस सर, बिल्कुल, ये तो याद आ गया, जिसको आप ऐसे भी लिख देते थे लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसे भूल सकते हो बॉस। अब उसने बोला है कि आर डिस्टेंस अवे जो है ना एक सर्कल भी है, क्योंकि उस सर्कल पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ और वो घूम रहा है, दैट इज -q चार्ज। अगर ये माइनस है तो इस लाइन चार्ज जो है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये प्लस है, ये माइनस है, अट्रैक्ट करेगा, तो उसको अंदर को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, और वो जो उसमें फोर्स लगाएगा वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है, क्यू ई होता है, तो इस पर चार्ज है q और ई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यार जनरेट कर रहा है, और वो ये रहा। तो इस पे एक्ट करने वाला फोर्स जो उसको अंदर को अट्रैक्ट कर रहा होगा, हर पॉइंट पे यहाँ पे होगा, क्योंकि माइनस चार्ज है तब भी अंदर को वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि एक सर्कल पे वो जा रहा है। तो यार
उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा ऑब्वियसली। तो हम इस फोर्स को लिखेंगे, इस पे जो एक्ट कर रहा है QE, और ये फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स के बनाएगा, दैट इज mv²/r, और r यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, एंड दैट इज QE। और अगर इसको आपने लिखना है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो mr⍵², दैट इज QE। अब देखते हैं पूछेगा क्या, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अब बोल रहा है देन द टाइम पीरियड विल बी, तो चूंकि ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ओहो, क्या बात कर दी बॉस। तो क्या हमें क्वेश्चन इसी के टर्म्स में निकालना है? यस, वो इसी के टर्म्स में निकालना है, नो प्रॉब्लम। ई की वैल्यू पुट करो, देखो ओमेगा निकाल दो यहाँ से आप, तो ω² आ जाएगा QE/m × r, और बच्चों Q/mr और E ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसके टर्म्स में लिख लो, 2k लैम्डा के टर्म्स में आंसर है, तो उसी टर्म्स में लिख लो, ठीक है बॉस। अब यहां से जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो हमें पता है ओमेगा होता है 2π/t टाइम पीरियड, इसका स्क्वायर करो, ये वैल्यू लिखो, यहाँ से t निकाल लेना, मैच करा लेना, आंसर बन जाएगा। t का एक्सप्रेशन जो यहाँ से बन के आएगा, आप मैच करा लेना, 2πr √m 2k लैम्डा q, ये आएगा। यहीं से सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया है, अंडरस्टूड। तो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है, और सर्कुलर पाथ पे बॉडी तभी घूम सकती है जब उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगे। कर लोगे ना? यस सर। तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा गाइस, डरने का नहीं, घबराने का नहीं बॉस, टेंशन नहीं लेने का बॉस, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अमेजिंग है, वी फंडा शॉर्ट ट्रिक, यानी मेरी शॉर्ट ट्रिक बुक में भी गिवन है, मैंने बता रखा है अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप सबसे फास्टेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चार्जेस Q and 3Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इन एयर। 2 चार्ज है, एक चार्ज Q है गाइस और दूसरा चार्ज है 3Q, इनके बीच की डिस्टेंस है r। ओके, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q, यानी इससे x डिस्टेंस अवे, कहीं यहाँ पे x डिस्टेंस अवे, ये वाली, ठीक है, इस वाले स्मॉलर चार्ज से, ठीक है सर। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मतलब ये कोई पॉइंट P होगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों की वजह से वो जीरो है। ये कंडीशन तो हमें डायरेक्ट पता है यार, बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का मेरे पास इसका। द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताओ, ये पोजीशन होगी क्या। देखो एक तरीका यह है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इसका, और नेट फील्ड जीरो है, इनको ऐड करो, यानी E1 + E2 जो भी है उसको इक्वल टू जीरो करो। वैसे ये चार्ज इस पे अगर रिपेल करेगा तो इधर को, ये इसको इधर को करेगा, तो ऑब्वियसली अगर ये रिपेल कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ माइनस लेके जीरो कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड वे। लेकिन व्हाट इज द डायरेक्ट तरीका टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, माय वी फंडा ट्रिक, व्हाट इज दैट। देखो जिस भी चार्ज से पोजीशन निकालनी है उसको यहां लिखो, और वही चार्ज लिखो अंडर रूट में, मल्टीप्लाइड करो दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डिवाइड में दोनों चार्ज का सम लेना है रूट में, √Q प्लस रूट दूसरा चार्ज जो भी है, फिनिश। तो x कितना आएगा सर, √Q इंटू आर ओवर, यहाँ पे √Q आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ बचेगा 1, या 3 + 1 दैट इज 4, तो ये ऐसे ही मान लो, चलो ये 3 बच गया यहाँ पे, ठीक है। नो सॉरी माय मिस्टेक, दैट इज 3, तो यहाँ √Q कॉमन आएगा, तो 1 + √3, तो ये पूरा कैंसिल, तो ये आ जाएगा r ओवर 1 + √3, दिस इज द पोजिशन। आप डायरेक्ट कर लो यार, जिस भी चार्ज से पोजीशन पूछे वो चार्ज लेना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी है, डिवाइड में दोनों का सम ही करना है रूट में, बस कुछ भी चार्ज गिवन हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, खत्म कहानी, हो गया कि नहीं हो गया। अदरवाइज यहाँ पे चूंकि पॉइंट चार्ज, अगर इसके कंसेप्ट को देखो तो एक पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है, KQ/r², तो इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो आपको लिखनी पड़नी थी x², इसको E1 मानते हुए, और यहाँ पे इसकी वजह से डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल r है तो r - x होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ता K3Q/r - x और इसका होल स्क्वायर, फिर इनको आप इक्वेट करेंगे तब जाके आंसर आएगा। इट विल टेक टाइम, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, और फंडा कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है बॉस। यस सर, डेफिनेटली। सो दोस्तों धीरे धीरे हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन हैंडल द प्रॉब्लम वेरी वेरी फास्ट, है कि नहीं। तो देखो सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कवर हो गए अगर आप ध्यान से देखोगे, कैपेसिटर को छोड़ के, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में तो कैपेसिटर ही आएगा। और ज्यादातर ही देखा गया है मेंस के इन क्वेश्चंस में कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट होता है ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कैपेसिटर से लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। सो आपने लेकिन कर लेना है, लाइक अगर एक भी क्वेश्चन आएगा इजी कैटेगरी में तो ऑब्वियसली हमारे मार्क्स बन जाएंगे, तो हम क्यों छोड़ के जाए, अंडरस्टूड। यस, चलो भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे। तो उसने बोला फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम दैट इज r सेंटीमीटर अपार्ट इज f। एक चार्ज है आपका Q1 और दूसरा चार्ज है दोस्तों Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। और इन दोनों पे के बीच में जो इनिशियल फोर्स लग रहा है वो f लग रहा है, ठीक है जनाब, ये आपने याद रखना है। और r सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में याद रखेंगे। और बहुत वैक्यूम में है ये दोनों चार्ज, बस इतना याद रखें आप, वैक्यूम में है,
ठीक है, बोथ आर इन वैक्यूम। द फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एट ए डिस्टेंस r by 5 सेंटीमीटर। उसने बोला अगर दोनों चार्ज को मैं किसी मीडियम में प्लेस कर दूं, या अब मीडियम है, वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है ना, कोई मीडियम है इनके बीच में, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 5, और इनके बीच की डिस्टेंस भी कर दी पहले से r by 5, तो बताओ नया फोर्स क्या होगा। तो भाई पता है ना दो चार्ज के बीच कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लिखेंगे k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी व्हाटएवर जो भी नई r होगी, तो हम लिखेंगे k, q कितना है, q1 ही है ना, q1 q2 दिया ना उसने, यस, तो q1 है q2 है, ओवर r क्या है, r by 5 का स्क्वायर। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है गाइस, व्हाट इज दैट सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, और जब दो चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस किया जाता है तो फोर्स डिक्रीज करता है, तो डिवाइड बाय दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो 5 से आपने डिवाइड करने का। तो आप लिखेंगे जो नया फोर्स आया है डैश, वो आया है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये जो 25 है ना, इसका स्क्वायर ऊपर जाएगा और 5 नीचे ही रहेगा, और ये वैल्यू इनिशियल है, देख लो जब f लिखा होगा आपने, इन दोनों जब ये वैक्यूम में थे तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो वी कैन प्लेस दिस f एंड दिस इज कैंसिल, दिस इज 5, तो न्यू फोर्स इज 5 है, सिंपल, न्यू फोर्स इज 5 है, यस। तो भाई ये तो कूलम्ब्स लॉ था डायरेक्ट, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी बॉस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस एग्जाम में, और आराम से उनको आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को आप बना सकते हो, और इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं बॉस, अंडरस्टूड। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, कुछ डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया है तो मजा आ जाएगा, एंड ये फर्स्ट लेक्चर आपकी हेल्प करेगा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग में टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नीट के बच्चे हो तो आप बूस्टअप कर सकते हो, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो भाई जी मेन की भी तैयारी हो रही है साथ साथ में, और 12th बोर्ड में भी कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा आप सॉल्व कर सकते हो, सोने पे सुहागा आपके पास। ओके, ये एक बेहतरीन से क्वेश्चन बेहतरीन से तरीके से डिजाइन किया गया है, राइट। उसने बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज q एंड माइनस q इज 2l, यानी ये जो सिंगल मैग्नीट्यूड के चार्ज है माइनस q और q, इनके बीच की डिस्टेंस है 2l, लेकिन जो डबल मैग्नीट्यूड के चार्ज है इससे डबल, उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 4l। दो डायपोल एक साथ एक एक्सिस पे रखे गए, आप ध्यान से समझो, माइनस क्यू क्यू ये पहला डायपोल बनाएगा, दिस वन एंड दिस वन ये दूसरा डायपोल बना रहा है, दोनों एक पे ही रख दिए, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली समझना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, इनका सेंटर कॉमन है पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस अवे, और ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। याद करो तो जनरल फॉर्मूले वाला है, अभी तो बताया था, जब भी डायपोल की वजह से पोटेंशियल पूछे तो क्या करने का बॉस, उसने बोला कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है, तो बताओ इसमें अल्फा की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली उसने खुद सॉल्व किया है, फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, राइट। तो देखो आप लॉजिक लगाओ, अगर ये एक ही डायपोल होता है ये वाला केवल, तो पहले इसका डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखो इधर होती, तो इसका डायपोल मूवमेंट पहले वाले का इधर होता, ठीक है। लेकिन अगर ये ना होता, ये वाला होता बड़े वाला, तो माइनस इधर है प्लस, तो इसका डायपोल मूवमेंट इसके जस्ट अपोजिट इधर होता। तो अगर हम दोनों को कंसीडर कर ले तो इस ओ पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो, इधर है P1 और इधर है गाइस P2, और P2 कैसे निकालो, Q इंटू L, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, चार्ज क्या है इनका, चार्ज 2Q है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है 4L, और इस वाले का अगर मैं डायपोल मोमेंट निकालूंगा तो ये छोटे वाला है, इनके बीच की डिस्टेंस जो भी होगी व्हाटएवर दैट इज 2L, और इनका चार्ज कितना है दैट इज Q। तो अगर आप ध्यान से देखो ओ पॉइंट पे दो पी वेक्टर काम कर रहे हैं, एक वेक्टर इधर एक इधर, ये ज्यादा है देखो 8QL, ये कम है, तो इसका इस पॉइंट पे जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इधर जाएगा, ध्यान से समझते रहने का। तो ओ पॉइंट पर यहां पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा, इधर इधर, और वो होगा कितना नेट, दैट इज 8 - 2 दैट इज 6QL होगा गाइज, और पॉइंट पी यहां पे है, तो पॉइंट पी तो ये रहा सर, और इसकी डिस्टेंस आर, एंगल ये दे रखा है, लेकिन जो कि पी वेक्टर तो इधर आ गया, तो एंगल तो आर वेक्टर और पी के बीच में लेते हैं, तो ये वाला एंगल लेना है दैट इज 120। और आपको पता है जब किसी डिस्टेंस आर पे किसी पॉइंट पे जनरल पॉइंट पे निकालना होता है, तो हमें अभी अभी पढ़ा था के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज गाइज। ओके सर, के की वैल्यू व्हाटएवर 9 × 10⁹, आपको पता है P कितना है सर, राइट इसका जो P की वैल्यू है 6QL है, यहाँ पे 6QL cos 120 और डिवाइड में R स्क्वायर। बाकी यार आपको सब कुछ समझदार हो, वैल्यू पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी बचेगा वही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। यहीं से जो भी बचेगा देखो 120 - 1 होता है, वही आंसर होगा जो पूछेगा, दिस इज द वे। बस मैंने इसलिए बताया, दो डायपोल दे रखे हैं और उनका पोटेंशियल पूछ रहा है, तो कैसे करोगे, जब दो दे रखे हैं तो उनका रिजल्टेंट निकाल के जो भी बनेगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके गाइस,
तो दोस्तों ये थे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक की। हमारा जो टारगेट है टॉप 15 चैप्टर को मेंस के लिए विद इन 30 डेज कंप्लीट करना है, जिससे वो चैप्टर आपके क्लियर हो जाए जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी, टोटली डिफरेंट टाइप से बनाई गई ये सीरीज, जिससे बच्चों की हेल्प हो सके, उनको ये बताया जा सके कि करंट के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं कंसेप्ट का यूज करके नेक्स्ट अटेम्प्ट को आप कैसे इजिली क्रैक कर सकते हैं। अंडरस्टूड गाइज? तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बड़े से नोट्स बनाएंगे, और जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे उसका उस मेहनत का रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। दोस्तों कमेंट करके बता देना, अपना प्यार जरूर जताना यार कमेंट करके। अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट, आपकी हेल्प कर रहा है, तो अपने दोस्तों की भी हेल्प करके देखो। अब उनकी हेल्प अगर आप करोगे, उसको शेयर करने के बाद इस लेक्चर को, इस वीडियो को, क्योंकि देखो गिव एंड टेक का मामला होता है। जब आप किसी की हेल्प करते हो, गॉड आपकी हेल्प करते हैं 101%। तो इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग ऑफ नॉलेज गाइज। बाकी आप मेहनत करते रहे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी टाइप की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर और कहीं पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे को विदाउट एनी हेजिटेशन आप बता सकते हैं, टेक्स्ट करके, मैसेज करके। ये आपका हक है बॉस। ठीक है बच्चों, मिलूंगा नेक्स्ट इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 में। ऑल द बेस्ट।